दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 16वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, अपने आप चल रही हो या फिर गोद में उठा कर ले चलूँ? उसकी बात सुनकर शीतल की तो आंखें बड़ी हो गई। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आपने ना परेशान कर रखा है मुझे। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों केबिन से बाहर निकले तो रजत आगे आगे था और शीतल उसके पीछे पीछे। शीतल रजत की तरफ देखते हुए चल रही थी। वहीं रमन ने जल्दी से अंकिता को मैसेज किया कि रजत और शीतल दोनों ऑफिस से निकल रहे हैं। सामने से अंकिता का मैसेज आया, दोनों कहाँ जा रहे हैं? अब रमन को तो पता ही नहीं था कि दोनों जा कहाँ रहे हैं, तो उसने लिख दिया, वो मुझे नहीं पता। सामने से अंकिता का गुस्से से भरा मैसेज, आर यू ब्लडी कर क्या रहे हो? अभी मुझे पता करके बताओ कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। रमन अपनी जगह से उठा और उसने पता करने की कोशिश की रजत और शीतल कहाँ पर गए हैं, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। वहीं उसने ये मैसेज अंकिता को किया तो अंकिता का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, कब तक बचोगी तुम मुझसे शीतल? रजत के सामने भले मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कभी तो मुझे अकेले में मिलोगी ना तुम, तब तुम्हें तुम्हारी ऐसी औकात दिखाऊंगी कि उसका सेक सीधा रजत को जाकर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ रजत और शीतल लिफ्ट में थे। रजत शीतल के होठों की तरफ देख रहा था तो शीतल ने जल्दी से अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। रजत एकदम से हंसा। शीतल की इस हरकत पर वो अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर ही नहीं पाया। वहीं उसे मुस्कुराता हुआ देख शीतल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैरने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो रजत ने एकदम से अपने एक्सप्रेशन सर्द कर लिए और लिफ्ट से बाहर निकल गया। शीतल भी उसके पीछे पीछे आई। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, अब आप खुद ही बताइए मिस्टर ग्रीन आइज, अगर आप सच में पत्थर दिल होते तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया या नहीं। काश मैं आपको समझ पाती कि आप इतने हार्टलेस बनने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि इतना हार्टलेस है ही नहीं रजत गाड़ी में बैठा और जोर से हॉर्न बजाया तो शीतल तुरंत गाड़ी में बैठी। अचानक से रजत शीतल के ऊपर झुका तो शीतल की सांस हलक में अटक गई। रजत अभी उसके ऊपर झुका ही था कि शीतल एकदम से सहम गई। तभी रजत का हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ। एक हल्की सी सिसकी लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसे महसूस हुआ कि रजत उसकी सीट बेल्ट लगा रहा है। रजत बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, जब गाड़ी में बैठते हैं तो बैठने के बाद सीट बेल्ट भी लगानी होती है सिली गर्ल। शीतल ने अपनी आंखें खोली और उसे घूर कर देखते हुए बोली, तो इंसान बोल भी सकता है कि सीट बेल्ट लगा लो, ऐसे डराना जरूरी नहीं है। मैं खुद भी लगा सकती थी, आपको लगाने की जरूरत नहीं थी। रजत चिढ़कर बोला, तुम कौन होती हो ये बताने वाली? वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शीतल बोली, मैं बस आपकी मिस्ट्रेस हूँ, पर्सनल असिस्टेंट वाला काम करूँ। उसकी बातें सुनते हुए रजत की आंखें बड़ी हो गई। शीतल फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आपकी ये सारी बातें सुन सुनकर मैं बोर हो चुकी हूँ। मिस्टर ग्रीन आइज प्लीज़ आप अपनी बातों को थोड़ा बदल लीजिए। एक ही बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। रजत उसकी तरफ देखते ही रह गया। शीतल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रजत गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की? शीतल ने तुरंत चेहरा उसकी तरफ घुमाया और बोली, सॉरी मिस्टर क्रिमिनल, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपसे इस तरह से बातें कर रही हूँ। ये देखो मैंने कान भी पकड़ लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। बोलते हुए वो जिस तरह से मुस्कुरा रही थी उसकी मुस्कुराहट रजत को बहुत बुरी तरह से चिढ़ा रही थी, लेकिन शीतल ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। गुस्से से दांत पीसते हुए वो वापस अपनी सीट पर सही से होकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
वहीं दूसरी तरफ शीतल ने अपना चेहरा घुमाया और मुस्कुराते हुए धीमे से बोली, खड़ूस कहीं के। रजत एटीट्यूड से बोला, इसी खड़ूस पर मर मिटने लगी हो तुम, इसी खड़ूस पर दिल आ रहा है तुम्हारा, तभी तो रोती फिरती रहती हो। शीतल ने अपनी नज़रें उसकी तरफ घुमाई और वो भी एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, तो आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है मिस्टर ग्रीन आइज, मैं रो रही हूँ ना, आप मेरे रोने के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिस्तर पर तो नहीं रोती हूँ ना। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया और इस बार शीतल ने सच में रजत का मुंह बंद कर दिया था। रजत गुस्से में ड्राइव करता रहा और शीतल ने एक बार फिर से पलटकर रजत की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रिसोर्ट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और रजत गाड़ी से बाहर निकला। रजत बाहर निकलकर अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए खड़ा ही था कि शीतल उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, वैसे मिस्टर ग्रीन आइज, जब कोई इंसान हमारे लिए रोता है ना तो खुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए। कई बार रोने की हर हद इतनी बढ़ जाती है कि आंखों से फिर आंसू ही खत्म हो जाते हैं। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा सिली गर्ल? शीतल हल्का सा हंसी और बोली, कुछ नहीं, चलिए लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है। रजत उसे जाते हुए देखता रहा। शीतल के साथ साथ वो भी अंदर की तरफ आया। ये रिजॉर्ट शहर का सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट था और काफ़ी लग्जरियस भी। दोनों अंदर की तरफ आए और डाइनिंग एरिया में तरफ चले गए। डाइनिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। फिलहाल वहाँ पर रजत और शीतल के अलावा कोई भी नहीं था। शीतल को पता ही नहीं था, लेकिन रजत ने आने से पहले ही रिजॉर्ट में फ़ोन करवा दिया था, जिसके बाद किसी को भी डाइनिंग एरिया में आने की परमिशन नहीं थी। शीतल रजत के सामने बैठी थी। रजत ने खाना ऑर्डर किया और शीतल की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुमने सोचा तो नहीं होगा कि इस तरह की लग्जरियस लाइफ भी तुम जी सकती हो। रजत गुस्से में ये सब बोल रहा था। वहीं शीतल को उसकी बातों से हर्ट हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं कहाँ ही सोच सकती हूँ मिस्टर ग्रीन आइज ये सब कुछ। वो बात अलग है कि मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। सुना है पैसा लोगों को पत्थर दिल बना देता है, मुझे अपना दिल पत्थर नहीं करना। एक बार फिर से शीतल ने रजत की बोलती बंद कर दी थी, पर रजत भी कहाँ ही चुप रहने वाला था। वो तुरंत बोला, पैसा लोगों को पत्थर नहीं करता बल्कि स्ट्रांग बना देता है, जिससे वो किसी को भी कमज़ोर को खरीद सके, जैसे मैंने तुम्हें खरीदा। शीतल पूरी तरह से खुद पर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो टेबल से उठी और बोली, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। इतना कहकर बिना रजत का जवाब सुने ही वो वहाँ से वॉशरूम एरिया की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ उस रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, जिसमें एक एनजीओ की तरफ से एक बोर्डिंग प्लेवे स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया था। शीतल वॉशरूम एरिया से दूसरी तरफ आई, जहाँ से गार्डन एरिया शुरू हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, माना कि मैंने खुद को आपकी बातों से इफ़ेक्ट नहीं होने दूंगी। आप मुझे जिस तरह से बिहेव करते हुए देखना चाहते हैं, बस उसी तरह से बिहेव करूंगी। लेकिन फिर भी आपकी बातें मुझे हर्ट करती है मिस्टर ग्रीन आइज, और मुझे रोना भी आ जाता है। लेकिन मुझे रोना नहीं है आपके सामने, बिल्कुल भी नहीं। तभी एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, तो आपको कौन रुला रहा है? शीतल ने तुरंत पलट कर देखा तो उसके सामने स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी को देखते ही वो पहचान गई। एक पल के लिए तो उसे देखती ही रह गई। शीतल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप तो वही आंटी हो ना जिन्होंने उस दिन मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था। शीतल ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और नीचे झुककर स्वीटी को अपनी गोद में उठा लिया। शीतल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप तो कितनी खूबसूरत हो, आपको कौन रुला रहा है? शीतल हंसी और बोली, मुझे कोई नहीं रुला रहा बच्चे, बस अपने आप आंखों में आंसू आ रहे हैं, शायद आंखों में कुछ चला गया।
स्वीटी ने अपने छोटे छोटे हाथ शीतल के गाल पर रखे और बोले, आप झूठ बोलती हो ना आंटी, आपको पता है मैं भी झूठ बोलती हूँ। मेरे को ना बहुत रोना आता है जब मुझे डैडी की याद आती है, लेकिन मैं रोती हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, इसलिए मैं भी ऐसे कह देती हूँ कि मुझे हर्ट हो रहा है। स्वीटी की बातें सुनते हुए शीतल को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे अपने सीने से अच्छे से लगाते हुए बोली, आपको डैडी के पास नहीं रहते अपने? स्वीटी ने मासूमियत से अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहते, पर मुझे मेरे डैडी के साथ रहना है। आप मुझे मेरे डैडी के पास ले चलो ना, मैं सबसे भाग कर आई हूँ। शीतल उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने जल्दी से पूछा, अच्छा आपका नाम क्या है? मुझे अपना नाम बता। स्वीटी बड़े ही प्यार और मासूमियत के साथ धीमे से बोली, मेरा नाम स्वीटी है। शीतल को स्वीटी से एक अलग अटैचमेंट फील हो रही थी। तभी स्वीटी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोली, अब आप मुझे बताओ, आप रो क्यों रही हैं? तभी अचानक से शीतल की नज़र सामने की तरफ गई, जहाँ पर रजत खड़ा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। शीतल को वॉशरूम की तरफ जाते देख रजत उसके पीछे पीछे आया था, लेकिन तभी उसे किसी का फ़ोन आया और फ़ोन पर बात करते करते वो इस तरफ आ गया था। शीतल रजत की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि एक आदमी ने ना मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, उसकी बातें मुझे हर्ट करती है, तो मुझे भी खुद ब खुद रोना आ जाता है। स्वीटी गुस्सा होते हुए बोली, अच्छा मुझे बताओ वो बैड अंकल कौन है? मैं उनकी पिटाई ज़रूर करूँगी, जैसे मेरी मैम मेरी पिटाई करती है। शीतल का दिल एकदम से कांप उठा। उसने तुरंत पूछा, आपकी पिटाई होती है? लेकिन क्यों? स्वीटी मासूम होकर बोली, जब मैं खाना फिनिश नहीं करती हूँ तो मेरी पिटाई होती है, पर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे डैडी के हाथों से खाना अच्छा लगता है, पर डैडी तो है ही नहीं, तो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे स्वीटी की बातें सुनते हुए बहुत हर्ट हो रहा था। वो अपनी तकलीफ तो भूल ही चुकी थी। उसने एक बार फिर से स्वीटी को अपने सीने से लगाया। तभी स्वीटी एकदम से चहक कर बोली, डैडी। वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी कि दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। शीतल ने तुरंत स्वीटी की तरफ देखा, जिस तरफ देखकर वो डैडी चिल्लाई, उसने उस तरफ भी देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। स्वीटी तुरंत शीतल की गोद से उतरी और उस तरफ भागने लगी जहाँ पर उसने रजत को देखा था, लेकिन रजत वापस डाइनिंग एरिया में आ चुका था। शीतल स्वीटी के पीछे पीछे भागते हुए आई और उसे संभालते हुए बोली, आप अब क्या कर रही हो बच्चे? आपको चोट लग जाएगी। देखो बच्चे, ऐसे नहीं भागते। स्वीटी रोते हुए बोली, नहीं, मेरे डैडी कहाँ चले गए? अभी मैंने मेरे डैडी को देखा था। स्वीटी के डैडी यहीं पर थे, लेकिन अब स्वीटी के डैडी कहाँ चले गए? शीतल ने एक बार फिर से स्वीटी को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, लेकिन आपने तो कहा था ना कि आपके डैडी आपके पास नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? आप मुझे बताओ, आप किसके साथ आए हो? स्वीटी रोते हुए बोली, नहीं, मैंने मेरे डैडी को देखा था, मेरे डैडी यहीं पर थे। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मुझे मेरे डैडी के पास ले चलो ना। मुझे और किसी के पास नहीं जाना, मुझे बस मेरे डैडी के पास जाना है। शीतल उसके आंसू देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। तभी किसी ने स्वीटी को उसके हाथों से खींच लिया। वो स्वीटी की टेक केयर थी। वो टेक केयर स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी स्वीटी? और भी ज़्यादा रोने लगी। वो शीतल की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ आंटी, मुझे मेरे डैडी के पास ले चलो ना, मुझे इनके साथ नहीं जाना। शीतल ने स्वीटी की बात सुनी और टेक केयर की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्ची कौन है और आप का रिश्ता क्या है इनसे? टेक केयर एटीट्यूड से बोली, आपको इससे क्या मतलब है?
ये बच्ची हमारे बोर्डिंग प्ले स्कूल में रहती है। आप अपने काम से काम रखिए। शीतल गुस्से से बोली, काम से काम तो मैं रखूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आप इसके साथ ऐसे कैसे इतना घटिया सलूक कर सकती हैं। बताइए मुझे। स्वीटी ने कि आप लोग उसकी पिटाई करते हैं। उस टेक केयर के एक्सप्रेशन तुरंत से चेंज हो गए। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आप एक बच्चे की बातों में कैसे आ सकती है। स्वीटी को कोई भी नहीं मानता। हमारे यहाँ पर बच्चों के साथ ऐसा घटिया सलूक नहीं होता। प्लीज़ आप अपने फालतू के इल्ज़ाम हम पर मत लगाइए। स्वीटी रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी, ये मैं सच में मुझे मारती है। मुझे इनके साथ नहीं रहना। अभी स्वीटी बोल ही रही थी कि केयर टेकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं देती हूँ तो तुम कुछ भी बोलने लगी हो स्वीटी। ऐसे नहीं बोलते बच्चे। चलो मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। इतना कहकर वो केयर टेकर स्वीटी को लेकर वहाँ से चली गई। स्वीटी ने तुरंत से अपना हाथ शीतल की तरफ बढ़ाया। शीतल उसका हाथ पकड़ती उससे पहले ही वो केयर टेकर उसे वहाँ से लेकर जा चुकी थी। तभी शीतल के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो रजत का फ़ोन आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रजत की टॉक्सिक आवाज़ आई, अगर तुम्हारा रोना ख़त्म हो गया हो तो क्या तुम वापस लंच के लिए आओगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए 4-4 घंटे तुम्हारा इंतज़ार ही करता रहूं। शीतल ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रजत ने गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखा। शीतल चुपचाप डाइनिंग एरिया की तरफ आई और आकर रजत के सामने बैठ गई। रजत गुस्से से बोला, व्हाट इज़ दिस। शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, अब मैंने क्या किया। रजत चिढ़ते हुए बोला, मुझे कोई जवाब दिए बिना तुमने कॉल डिस्कनेक्ट कैसे किया। शीतल बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, देखिए मिस्टर ग्रीन आई, इस वक्त मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती और ना ही कोई बहस करना चाहती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है। रजत के एक्सप्रेशन और ज़्यादा सर्द हो गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली, अब किसने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया। वॉशरूम गई थी या फिर कहीं और गई थी तुम। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, डिस्कस्टिंग मिस्टर ग्रीन आइज। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल से उठने लगी। रजत ने तुरंत उसे रोका। कहाँ जा रही हो। शीतल चिढ़कर बोली, मुझे भूख नहीं लगी। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। रजत ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा और शीतल के पीछे पीछे आ गया। देखा कि शीतल गाड़ी की तरफ जा रही थी। तेज कदमों के साथ उसके पास आकर उसने शीतल का हाथ पकड़कर उसे मरोड़कर उसकी पीठ पर लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतना एटीट्यूड दिखाने की। शीतल की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। एक तो स्वीटी की वजह से उसका मूड पहले ही बहुत ऑफ हो चुका था और अब रजत की बातों से वो बहुत हर्ट हो रही थी। उसने जोर से रजत को धक्का दिया और बोली, मैंने आपको कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया मिस्टर ग्रीन आइज। मैंने सिर्फ वो कहा जो मैं फील कर रही थी। मेरा मूड ऑफ है इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपको तो हमेशा बस मुझ पर गुस्सा करना है, मुझ पर चिल्लाना है। आप मुझे यहाँ पर खाना खिलाने लेकर आए थे ना मिस्टर ग्रीन आइज, लेकिन मैं खाने के बिना रह सकती हूँ। बस प्लीज़ मुझसे ढंग से बात करना शुरू कर दीजिए। इतना मुझे भूख नहीं तकलीफ़ देती जितना आपकी बातें देती हैं। भूख से तो मैं मरूँ या न मरूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर एक दिन ज़रूर मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए शीतल की आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे और वो उन्हें साफ कर जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। रजत उसकी बात तो सुनकर एकदम सुन ही रह गया। शीतल गाड़ी में बैठी अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। तभी रजत ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और शीतल की तरफ देखकर बोला, बाहर आओ। शीतल चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। उसने रजत की तरफ देखा भी नहीं। रजत ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और एक बार फिर से बोला, मैंने कहा बाहर आओ सिली गर्ल। शीतल ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप प्लीज़ मुझे लेकर ऑफिस चलिए। ये वक्त आपकी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करने का है,
ना तो बस मुझे ऑफिस के काम करने दीजिए, मुझे आपके साथ ना ही किसी लंच डेट पर जाना है और ना ही कहीं। और रजत ने शीतल का हाथ पकड़कर कहा, तुम बाहर आ रही हो या नहीं? शीतल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भूख नहीं लगी और ना ही मुझे कुछ खाना है। आप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं बैठ रहे तो मैं यहाँ से कैब लेकर वापस कंपनी में चली जाऊंगी। रजत उसके चेहरे पर हल्का सा झुकार बोला, इतना एटीट्यूड? शीतल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एटीट्यूड नहीं है, बस मुझे आपकी जॉब करनी है। दिन में पर्सनल असिस्टेंट की और रात में। बोलते हुए वो चुप हो गई। वहीं रजत के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द हो गए थे। वो बार बार शीतल को बोल रहा था, अब वही बात बार बार शीतल उसको बोल रही थी और ये बात सुनते हुए रजत को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। शीतल ने रजत को अपना गुस्सा दिखाया तो लेकिन अब उसे डर तो लग रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मार्केट के रास्ते से होते हुए भोसले इंडस्ट्री की तरफ जा रही थी कि अचानक ही शीतल जोर से बोली, गाड़ी रोको। रजत ने शीतल की तरफ देखा और बोला, क्यों? पूछते हुए उसकी गाड़ी रोक दी। शीतल गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुझे भूख लगी है। रजत के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल आ गई और वो सरकास्टिक स्टाइल में बोला, अच्छा तो तुम्हें भूख भी लगती है? मुझे नहीं पता था कि सिली गर्ल को भूख भी लगती है। मुझे तो लगा बस उसे बातों के लिए मुंह चलाना आता है। शीतल चिढ़कर बोली, अच्छा ठीक है तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिए गाड़ी, मुझे कुछ नहीं खाना। रजत को शीतल पर हंसी भी आ रही थी और कहीं ना कहीं दिल में बुरा भी लग रहा था। उसकी वजह से सच में शीतल कितने ज़्यादा मेंटल ट्रामा से गुजर रही थी। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, पर यहाँ क्या खाना है तुम्हें? मुझे यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दे रहा। शीतल ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और सामने एक पाव भाजी के ठेले की तरफ उसकी नज़र गई और वो बोली, मुझे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। रजत ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसको सामने ठेले की तरफ पाव भाजी वाला दिखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, सोचना भी मत सिली गर्ल, मैं ऐसे किसी जगह पर गाड़ी नहीं रोकूंगा और ना ही तुम्हें ऐसा कुछ खाने दूंगा। रजत भोसले का एक स्टैंडर्ड है और वही स्टैंडर्ड उसकी पर्सनल असिस्टेंट का भी है। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे भूख लगी है। रजत सर्द लहजे में बोला, अगर भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए था, वहाँ पर तो एटीट्यूड खा रही थी, अभी इतनी जल्दी एटीट्यूड गायब हो गया। शीतल को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि ऐसे तो रजत मानेगा नहीं, इसीलिए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली, लेकिन मुझे तो पाव भाजी खानी है और मैं खाकर ही रहूँगी। इतना कहकर वो जल्दी से सामने की तरफ भाग गई और रजत बस उसे देखता रह गया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी। वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुम बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग हो सिली गर्ल। जहाँ बाकी सब लड़कियाँ लग्जरियस लाइफ एंजॉय करती हैं, वही तुम छोटी छोटी बातों से इफ़ेक्ट हो जाती हो। तुम मासूम हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। इतना कहकर रजत ने एक गहरी सांस ली और अपनी आँखों पर गॉगल्स लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। शीतल ने जैसे ही रजत को गाड़ी से बाहर आते देखा, तुरंत ठेले वाले की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ भैया एक प्लेट जल्दी से गर्मा गर्म पाव भाजी लगा दीजिए। वो भैया हंसते हुए बोला, क्यों मैडम इतनी जल्दी क्या है, कोई आइटम बम फूटने वाला है क्या? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, जल्दी से लगा दीजिए भैया, वरना आइटम बम मुझे और आपको दोनों को ही उड़ा देगा। इतना कहते हुए वो पीछे की तरफ देख रही थी। रजत आया और शीतल के पीछे आकर खड़ा हो गया। शीतल इंतज़ार कर रही थी उसके कुछ बोलने का, लेकिन लगभग से पूरा 1 मिनट बीत गया था पर रजत ने मुंह ही नहीं खोला। शीतल ने हैरानी से चेहरा घुमाकर रजत की तरफ देखा और बोली, जुबान गाड़ी में छोड़कर आए हैं क्या? रजत ने गुस्से से घूरा।
शीतल व्यंग से हंसी और बोली, काश आंखें भी छोड़ आते। रजत ने अपना जरा सा हल्का सा सर घुमा लिया और ठेले वाले की तरफ देखने लगा, जिसे देखते हुए उसका मुंह बन चुका था। ठेले वाले ने ना ही नैपकिन लगाए हुए थे और ना ही कुछ ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा हुआ था। उसने जल्दी से एक प्लेट पाव भाजी लगाकर शीतल की तरफ बढ़ा दी। शीतल ने वो प्लेट तुरंत से अपने हाथों में ले ली और पहले तो साइड में रखा। वह नींबू भाजी में अच्छे से डाला और मिक्स किया। रजत उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। उसने चम्मच लिया और भाजी को टेस्ट किया, लेकिन जो टेस्ट उसे चाहिए था शायद उसे वो टेस्ट नहीं आया। तो वो जल्दी से ठेले वाले की तरफ देखते हुए बोली, एक नींबू और देना भैया। रजत की आंखें बड़ी हो गई। उस ठेले वाले ने जल्दी से एक नींबू और दिया और शीतल ने वो भी नींबू भाजी में निचोड़ दिया। रजत का बस मुंह बनते हुए वो देखे जा रहा था। शीतल ने अब जल्दी से पाव का एक बाइट तोड़ा और भाजी में डिप करते हुए अपने मुंह में डाल लिया। वो उसके होठों की तरफ देखा जा रहा था। उसके वो गुलाबी से होठ पर लगी हुई ऑरेंज कलर की भाजी उसके होठों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। शीतल ने अपनी उंगलियों में लगी हुई भाजी को अपने होठों में दबाते हुए उन्हें लिक किया और बोली, मन तो कर रहा है भैया आपके हाथ चूम लूँ। अचानक से रजत के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने तुरंत ठेले वाले भैया की तरफ देखा और फिर उनके हाथों की तरफ वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, जब अपने लिए कुछ बोलता हूँ तो 1 मिनट में तुम्हारा मुंह बन जाता है। और अब इस ठेले वाले भैया पर बड़ा प्यार आ रहा है। शीतल एक बार फिर से अपनी उंगलियों को लीक करने लगी और फिर अपने होठों पर लगी भाजी जीभ घुमाकर बोली, ठेले वाले भैया पाव भाजी खिला रहे हो, आप तो सिर्फ एटीट्यूड खिलाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कुछ अच्छा खिलाओ तो ज़रूर आपके भी हाथ को चूम लूँ। इतना कहकर वो एक बार फिर से अपने हाथों से पाव भाजी खाने लगे। उसकी उंगलियां एक बार फिर से भाजी में डिप हो चुकी थी। उसने जैसे ही पाव का बाइट खत्म किया वो अपनी उंगलियों को अपने होठों में दबाने लगी, लेकिन अचानक से ही रजत ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी उंगलियों को एक एक कर अपने होठों से लिक करने लगा। शीतल एकदम से सुन्न रह गई। उसने ठेले वाले की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहा था। शीतल को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे। रजत बड़े ही सेलेक्टिव वे में उसकी उंगलियों को लिक कर रहा था। उसने कभी आज तक ऐसे रोड साइड फास्ट फूड या फिर जंक फूड नहीं खाया था, लेकिन शीतल की उंगलियों पर लगे पाव भाजी को तो वह बड़े चाव से खा रहा था। शीतल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, कोई देख लेगा हमें। रजत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रजत भोसले को किसी से डर नहीं लगता। शीतल ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया। शीतल ने तुरंत प्लेट साइड में की। उसकी पाव भाजी वैसे भी लगभग से खत्म ही हो चुकी थी। वो ठेले वाले की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू भैया। ठेले वाला आगे से तुरंत बोला, थैंक यू कि कोई बात नहीं, 100 रुपये हुए। 100 रुपये सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसके पास तो 100 रुपये थे ही नहीं, तो वो ठेले वाले को कहाँ से ही देती। उसने रजत की तरफ देखा। रजत ने अपना फ़ोन निकाला और ठेले वाले से बोला, स्वाइप मशीन। ठेला वाला बोला, वो तो नहीं है। रजत हैरानी से बोला, तुम्हारे पास ATM मशीन नहीं है तो फिर भी पेमेंट मैं कैसे करूं, मैं कैश नहीं रखता। शीतल हंसी और बोली, क्या फ़ायदा रजत भोसले का जब जेब में 100 रुपये ही ना हो। रजत का तो मुंह बन गया। वो गुस्से से बोला, शट अप, मैं ऐसे खुले पैसे नहीं रखता। रजत भोसले का एक स्टैंडर्ड है। शीतल ने ठेले वाले की तरफ देखा और बोली, क्या आप इन्हें जानते हैं भैया। ठेले वाले ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं। शीतल एक बार फिर से हंसी बोली, क्या ही फ़ायदा रजत भोसले के स्टैंडर्ड का जब एक ठेला वाला उसे नहीं जानता। रजत की तो भौहें ही तन गई। अब उसे शीतल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शीतल ठेले वाले की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी भैया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं।
आप ऐसा कीजिए, आज उधार कर लीजिए, कल मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। रजत एटीट्यूड से बोला, ओह रियली, कल तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ जाएंगे? शीतल ने तुरंत उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अपने बॉस से एडवांस सैलरी ले लूँगी। रजत गुस्से से बोला, नहीं दूंगा मैं तुम्हें एडवांस सैलरी, जो खाया है जाओ उसका बिल पे करो, मैं भी देखूं तुम कहाँ से बिल पे करती हो। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर मैंने बिल पे कर दिया तो? रजत एटीट्यूड से बोला, तो तुम्हें एडवांस सैलरी? रजत भोसले पैसे भर भर कर देगा। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस ठेले वाले की तरफ देखा और अपने हाथ में पहनी हुई रिंग उतारने लगी। वो रिंग उसके पास एक आखिरी निशानी थी, उसके माँ बाप की। उसने उस रिंग को निकाला और ठेले वाले की तरफ बढ़ाते हुए बोली, प्लीज़ भैया आप इसे रख लीजिए, मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं आपको आपके पास पैसे दे दूंगी और इस रिंग को वापस ले जाऊंगी। ठेले वाले को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, सिर्फ 100 रुपये के लिए वो उस रिंग को तो नहीं रख सकता था। वहीं रजत एकदम शॉक्ड हो गया। ठेले वाला ना करते हुए बोला, रहने दीजिए दीदी, आपके पास जब पैसे हो तब आप मुझे आकर दे दीजिएगा। शीतल ने वो रिंग उसके ठेले पर रखी और बोली, नहीं भैया, मेरे पास जब पैसे होंगे तब मैं ये रिंग वापस ले जाऊंगी। इतना कहकर शीतल रजत की तरफ घूमी और मुस्कुराते हुए बोली, आप ऐसा मत समझिएगा मिस्टर ग्रीन आइस कि ये बिल मैंने इसलिए पे किया है क्योंकि मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपसे सैलरी लेती तो वो भी मेरी मेहनत के होते। इसके अलावा मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था और ना कुछ चाहिए है। इतना कहकर वो तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रजत उसकी बातें सुनकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने ठेले वाले की तरफ देखा और शीतल की वो रिंग उठाकर उसकी जगह अपने हाथों में पहनी हुई वॉच रख दी। ठेला वाला एकदम से हैरान रह गया। शीतल की रिंग तो फिर भी 40-50 हज़ार की होगी, लेकिन रजत ने जो अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी की कीमत तकरीबन 10 लाख की थी। रजत गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आया और उसने गाड़ी भोसले इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ा दी। शीतल की आंखों में नमी थी। उसके पास उसके माँ बाप की एक आखिरी निशानी थी जो वो आज खो चुकी थी। वहीं रजत एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरे हाथ में शीतल की रिंग थी। उसने उस रिंग को अपने हाथों में दबाया और अपनी पॉकेट में डालकर शीतल की तरफ देखने लगा। शीतल और रजत दोनों ऑफिस में वापस आ चुके थे। रजत आते ही अपने केबिन में चला गया और शीतल अपने केबिन में आ गई। जैसे ही वो लोग ऑफिस में आए, रमन ने तुरंत से अंकिता को कॉल किया। सामने से अंकिता ने कॉल रिसीव किया तो रमन ने उसे रजत और शीतल के वापस आने की बात बताई। अंकिता चिढ़कर बोली, मैंने तुम्हें उन दोनों के आने जाने की टाइमिंग बताने के लिए नहीं रखा है। आइंदा जब वो लोग कहीं जाए तो मुझे उस जगह का नाम बताने के लिए फ़ोन करना, वरना मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर अंकिता ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रमन अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, ये बात तो ऐसे कर रही है जैसे सर मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैंने गलती से भी पूछ लिया तो रजत सर मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन वापस डेस्क पर रखा और अपना काम करने लगा। वहीं अंकिता सोच रही थी कि वो शीतल के बारे में कैसे पता करे। वो ऑफिस नहीं जा सकती थी क्योंकि रजत के सामने तो शीतल से मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। रजत शीतल का ही साइड लेता और साथ ही साथ अंकिता को सबके सामने जलील भी कर देता। शीतल से उसे अलग से मिलना था और इसके लिए शीतल का एड्रेस या फिर वो कहाँ आती जाती है ये पता होना बहुत ज़रूरी था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने फ़ोन से नीरज को कॉल किया। नीरज जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अंकिता का फ़ोन अपने फ़ोन पर आता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से अंकिता की आवाज़ आई, कैसे हो नीरज? नीरज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं ठीक हूँ मैम। क्या आपको रजत सर से कोई काम है? अंकिता हंसी और बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
नीरज कि हर बार मुझे रजत से ही काम होगा, मैं तभी तुम्हें कांटेक्ट करूँगी, क्या मैं पर्सनली तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? उसकी बातें सुनकर नीरज हैरान रह गया। अंकिता मुस्कुराई और बोली, माना तुम रजत के बहुत वफादार होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी वफादारी की अच्छी कीमत जो देती हूँ वो पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है जो तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफ़र होगा। नीरज तुरंत बोला, सॉरी मैम, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। अगर आप चाहती हैं कि मैं रजत सर से आपकी बात करवाऊँ तो मैं करवा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत होगी। अंकिता उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी ट्राई करते हुए बोली, ओह नीरज, तुम भी कितने नासमझ हो। खैर, जो बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही है मैं तुम्हें मिलकर समझा सकती हूँ। आज रात ब्लू लाइट होटल में आकर मुझसे मिलो, इट विल बी अ वेरी हॉट नाइट। इतना कहकर अंकिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी बातें सुनकर नीरज का दिमाग ठनक गया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे सर को कुछ बताना चाहिए या नहीं। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी शातिन मुस्कान तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ रजत अपने कैबिन में अपनी नज़रें सामने लैपटॉप पर गड़ाए हुए था। उसकी आंखों के सामने शीतल का खूबसूरत सा चेहरा चल रहा था। वो अपनी चेयर पर बैठे हुए तरह तरह के मुंह बना रही थी। उसकी नज़रें अपने हाथ पर थी और वो बार बार अपनी उंगली को सहला रही थी जिस पर उसने वो रिंग पहनी हुई थी जो उसके माँ बाप की आखिरी निशानी थी और उसने आज वो रिंग हमेशा के लिए खो दी थी। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। नमी एक बार फिर से आंसू बनकर बहने लगी तो रजत ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और शीतल के केबिन में कॉल किया। जैसे ही सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजा, शीतल एकदम से अपनी चेयर पर बैठी बैठी कांप गई और अपने आंसू जल्दी से साफ कर कॉल रिसीव किया। सामने से रजत की सर्द आवाज़ आई, ऑफिस में आकर सिर्फ आराम नहीं करना होता है, सीरियल काम भी करना होता है। रजत की आवाज़ सुनकर शीतल का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो बोली, अगर मेरा कोई काम पेंडिंग होता तो मैं ज़रूर करती, पर मुझे लगता है मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। रजत तुरंत बोला, मेरे पास आओ। शीतल के गाल एकदम लाल होने लगे। उसे इस तरह से बेचैन सा होते देख रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो एक बार फिर से बोला, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ तुम्हारा कौन सा काम पेंडिंग है। इतना कहकर रजत ने फ़ोन टेबल पर वापस रख दिया। शीतल ने अपनी आंखों को साफ किया और अपने केबिन से बाहर निकलकर रजत के केबिन में आई। वो जाकर रजत के सामने खड़ी हुई और बोली, एटीट्यूड से बोली, बताइए क्या काम है। रजत ने उसे घूरा और बोला, मेरे सामने तो ऐसे खड़ी हो जैसे मेरी बॉस हो, लगता है भूल गई हो कि तुम सिर्फ मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे आपका नाम मिस्टर रजत भोसले नहीं होना चाहिए था, आपका नाम स्टिकर कार्ड होना चाहिए था। रजत ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्यों? शीतल हंसी और बोली, जैसे हर टाइम पर स्टिकर कार्ड, हर आइटम पर स्टिकर कार्ड लगा होता है ना, ये बताने के लिए कि वो क्या आइटम है, क्या उसका प्राइस है, क्या है, वैसे ही आप भी बार बार सबको ये बताते रहते हैं कि सामने वाला क्या है। बस इसलिए उसकी बात सुनकर रजत गुस्से से बोला, मुझे लोगों को उनकी औकात बताना अच्छा लगता है। शीतल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कभी आपने आईना देखा है? रजत के चेहरे पर त्योरा आ गई। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब मुझे नहीं लगता किसी और को औकात दिखाने की बात करेंगे आप है कौन और क्या है? शायद आईना आपको ज़रूर रूबरू करवा देगा। रजत को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने सामने रखी फाइल उठाई और शीतल की तरफ फेंकते हुए बोला, मुझे ये फाइल दोबारा बना कर दो।
शीतल ने उस फाइल को उठाया और बोली, लेकिन ये फाइल बनी हुई तो है, दोबारा इसे क्यों बनाना है? रजत गुस्से से बोला, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, मेरे साथ फालतू बकवास मत किया करो। यहाँ पर पैसे तुम्हें आराम करने के नहीं मिलेंगे। शीतल हंसी और बोली, मुझे पैसे देगा कौन? आपके पास तो खुद के पास नहीं है। इतना कहकर भी वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। रजत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो गुस्से से बोला, ये लड़की मेरी इंसल्ट करके चली गई। हाउ कुड शी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठा और शीतल के पीछे पीछे उसके केबिन में आया। शीतल अभी आकर अपनी चेयर पर बैठी ही थी कि उसने वो फाइल अपने सामने ही रखी थी। एक नोटों का बंडल सीधा उसके मुंह पर आकर लगा। शीतल जोर से चिल्लाई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रजत खड़ा था और अगले ही पल एक और नोटों का बंडल आकर सीधा उसके मुंह पर लगा। शीतल गुस्से से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ग्रीन आइज, बिहेव। आप होश में तो हैं? ये पैसे आप मुझ पर क्यों फेंक रहे हैं? रजत उसके करीब आया और बोला, तुम्हें बता रहा हूँ कि रजत भोसले के पास पैसों की कमी नहीं है। उसके पास इतना पैसा है कि तुम जैसे लाखों लड़कियाँ खरीद सकता हूँ मैं। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। उसने उन पैसों को नीचे जमीन से उठाया। रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी डेविल स्माइल के साथ बोला, बस यही औकात है तुम्हारी। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, काश इन पैसों से आप थोड़ी अक्ल भी खरीद सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज। मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, पर आपको तो गुस्सा करने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। माना आप इन पैसों से मुझ जैसी लाखों लड़कियां जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाह कर भी इन पैसों से अपने लिए एक दिल नहीं खरीद सकते, जो पैसों के भार से आपके दिल पत्थर हो चुका है। रजत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। शीतल उसके बिल्कुल करीब आई और उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया। अपने हाथों में पकड़े दोनों नोटों के बंडल उसके हाथ पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पहले भी कहा था मैंने आपसे कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर ग्रीन आइज, और जो चाहिए वो आप दे भी नहीं सकते। बेशक आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन वो नहीं जो मुझे चाहिए। इतना कहकर शीतल रजत से दूर हो गई और आकर अपनी चेयर पर बैठकर उस फाइल को देखने लगी जिस पर उसे काम करना था। रजत ने वो नोटों के बंडल ऊपर की तरफ फेंके तो सारे नोट हवा में उड़ते हुए शीतल के ऊपर आकर गिरे। रजत शीतल के ऊपर झुका, चेयर हल्का सा पीछे हो गया। शीतल एकदम से डर गई। उसकी सांसें बेहद गहरी चलने लगी और होठ फड़फड़ाने लगे। रजत उसे गुस्से से देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बताओ क्या चाहिए? जिन चीज़ों की तुम्हारी औकात नहीं है वो सभी चीज़ें तुम्हारे पास। एक पेंट हाउस, महंगी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, और क्या चाहिए तुम्हें? रात को अच्छे से सेटिस्फाइड करता हूँ ना बेड पर, या अभी और भी कुछ चाहिए? उसकी बातें सुनकर शीतल की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। रजत एक बार फिर से बोला, बताओ क्या चाहिए? डायमंड, कैश, लग्जरी लाइफ, या फिर अ न्यू बेड पार्टनर? उसकी बातें सुनते हुए शीतल का तो दिल कांपने लगा। वो धीरे से बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए मिस्टर ग्रीन आइज, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब तो मुझे जवाब चाहिए सिली गर्ल। व्हाट डू यू वांट? आखिर ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ? मुझे जवाब दो। आई वॉन्ट डैम आंसर। शीतल ने अपने पलकें झुका ली। आंखों से आंसुओं की दो बूंदें गालों पर लुढ़क गई और वो रजत की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोली, प्यार, प्यार चाहिए मुझे। रजत का चेहरा एकदम से सुन्न रह गया, जैसे उसे कोई शौक लग गया हो। शीतल उसे देखते हुए बोली, नहीं दे सकते ना मुझे आप प्यार? आई नो, क्योंकि प्यार वो लोग दे सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज जिनके पास दिल हो। जिनके पास दिल ही ना हो वो कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद खोखले होते हैं। रजत का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला,
डोंट यू डेयर टू से डैट, मैं तुम्हारी फालतू की बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। शीतल का चेहरा अभी भी कांप रहा था, लेकिन वो अभी भी रजत की आंखों में देख रही थी और उसकी आंखें ही रजत को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। अब ना ही शीतल ने कुछ कहा और ना ही रजत ने। दोनों की बस गहरी गहरी सांसें आपस में उलझ रही थी। कुछ देर बाद रजत ने एक झटके से चेयर को छोड़ा तो शीतल और भी ज़्यादा पीछे की तरफ हो गई। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, आई जस्ट हेट यू। शीतल एकदम से हैरान रह गई। आज तक रजत ने कभी उसे आई लव यू नहीं बोला था, तो उसका वो आई हेट यू भी क्या ही मतलब रखता था। वो बस उसे हैरानी से देखती रही और रजत गुस्से से कांपते हुए उसकी केबिन से बाहर निकल गया। शीतल को ऐसा लगा जैसे आज उसने सच में बहुत कुछ कह दिया था। उसकी आंखों में नमी एक बार फिर से तैरने लगी। वो बोली, आज आपने भी तो बहुत कुछ कहा ना मिस्टर ग्रीन आइज, वो बातें जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, लेकिन आप नहीं सोचते मेरे बारे में, तो मुझे आपको यूं देखकर तकलीफ क्यों होती है। इस वक्त वो हद से ज़्यादा बेचैन हो रही थी। वो जल्दी से ही अपने केबिन से बाहर निकली और रजत के केबिन में आई, लेकिन देखा कि रजत अपने केबिन में था ही नहीं। वहीं रजत इस वक्त पार्किंग एरिया में था। वो गुस्से से कांपते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और भोसले इंडस्ट्रीज से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बियर बार के आगे आकर रुकी। जब से वो शीतल के साथ रहने लगा था, वो बहुत कम ऐसे बियर बार में आता था, लेकिन आज वो गुस्से से उबल रहा था। उसके अंदर इस वक्त आग लगी हुई थी। जब शीतल ने उससे कहा था कि वो अंदर से खोखला है, तो वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो बार बार काउंटर पर बैठा, काउंटर वाले को ड्रिंक देने के लिए कहा। काउंटर पर खड़े लड़के ने उसके वाइन बॉटल के शॉट्स रखे, लेकिन रजत ने अपने हाथ से वो सारे शॉट्स नीचे गिरा दिए और बोले, मुझे बोतल चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका था और शीतल नीचे पार्किंग एरिया में आई, जहां पर गाड़ी उसके लिए पहले ही तैयार खड़ी थी। वो उस गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी पेंट हाउस के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन शीतल ने उसे फार्म हाउस चलने के लिए कहा। होटल ब्लू लाइट अंकिता होटल के लग्जरियस रूम में इधर उधर टहल रही थी। नीरज का इंतजार कर रही थी। उसे पता नहीं था कि नीरज आएगा या नहीं। नीरज की वफादारी रजत के प्रति किस हद तक है, इससे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी आज उसने एक दाव खेला था। अब बस वो ये देखना चाहती थी कि जो जाल उसने नीरज की तरफ फेंका है, उस जाल में नीरज फंसेगा या नहीं। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर नीरज खड़ा था। नीरज को देखकर अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो नीरज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था नीरज। नीरज हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। आते आते उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया तो अंकिता के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।